हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज मैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का 101 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो ये जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये 10 क्वेश्चंस आते हैं और 20 मार्क्स कैरी करते हैं, यानी ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं। तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आपके पेपर में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्या होता है कि ये एक तरह से फुल मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपने 10 क्वेश्चन एग्जैक्टली आपने लिख दिए और ये इतने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि स्पेसिफिकली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप 2 वर्ड में, 2 लाइन में, 1 लाइन में आप लिख देंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। सपोज करिए कि किसी 2 इंडिकेटर का नाम पूछ लिया, या कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन पूछ ली, या कोई 2 एग्जाम्पल पूछ लिया, या कोई एक रिएक्शन पूछ लिया। तो वो आप एग्जैक्टली अगर एक वर्ड में, एक लाइन में, एक सेंटेंस में लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, जो बेनिफिट आपको लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चंस में नहीं मिलता है। तो इस पे आप फोकस करिए। मैं आपको 101 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। मोस्ट ऑफ ऑल इसमें से आ जाएगा, या नहीं आता है अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो वो जो थोड़ा बहुत इधर उधर से भी आएगा आप उसको मैनेज कर लेंगे, या वो करने में आप कैपेबल हो जाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। 101 क्वेश्चंस को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 25 क्वेश्चंस में मैंने लगभग डिवाइड किया हुआ है। तो आइए पहला पार्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 25, 1 से 25 क्वेश्चन तक हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने यूनिट वाइज लिया हुआ है, 1 2 3 4 5। इसको ही मैंने लगभग 100 क्वेश्चन में या 101 क्वेश्चन में इसको डिवाइड किया है। तो आप स्टार्टिंग से चलेंगे, यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर यूनिट 2 पे आएंगे, 3 पे, 4 पे एंड 5 पे। तो जितने प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते थे लगभग मैंने सारा ही कवर करने की कोशिश की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस? तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ही आ जाएगी। आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस विद एग्जाम्पल। तो आप यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है। इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ड्रग वेयर द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर गेट्स ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपलर फॉर्म एंड एनालाइज देम। अब इसका मतलब समझिए कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज द बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ ड्रग। यानी अगर आप सिंपल सेंटेंस ये भी लिख दें कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ ड्रग, यहाँ पे आप ड्रग की एनालिसिस करते हैं। ड्रग की क्या एनालिसिस करते हैं? हम देखते हैं कि जो भी ड्रग हमने खाई है वो मेटाबोलाइज होके किस पार्ट में टूटी, यानी कि उसका कितना इफेक्टिव कंसंट्रेशन रहा। तो जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था ड्रग का वो टूट के सिंपलर में टूट गया, यानी कन्वर्ट हो गया। और कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कितने सिंपलर फॉर्म में टूटा, यानी मॉलिक्यूलर वेट आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का निकाल लें, मॉलिक्यूलर वेट आप सिंपलर का निकाल लें, तो आप देख पाएंगे कन्वर्जन कितना हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है ये एस्पिरिन का है। तो एस्पिरिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किससे बना है, ये सैलिसिलिक एसिड के एसिटाइलेशन से बनता है। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड जो होता है ये बेसिकली ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है। यानी कि ये जो COH ग्रुप है और ये जो बेंजीन है, ये मिलके आपस में क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड। और इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा है, OH। तो हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और यहाँ पे OH पार्ट पे क्या होता है, एसिटाइलेशन होता है। एसिटाइलेशन के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप एसिटाइल क्लोराइड यूज़ करिए या एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ करिए। एसिटिक एनहाइड्राइड चूँकि बैंड चल रहा है तो ज़्यादातर हम लोग एसिटाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं। तो एसिटाइल क्लोराइड ये ब्रेक हो जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में, यानी क्लोराइड माइनस एसिटाइल प्लस। और यहाँ से अब देखिए OH में यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे O माइनस क्रिएट होगा, O माइनस क्रिएट हुआ तो ये प्लस वाला इस पर अटैक करेगा और ये क्या बना लेगा, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। यानी ये हो गया आपका एसिटाइल और ये हो गया सैलिसिलिक एसिड। तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को ही हम लोग बोलते हैं एस्पिरिन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिफाइन टाइट्रेंड एंड टाइट्रेंड। तो ये तो बहुत आसान है, बस आप टाइट्रेंड मतलब ये समझ लीजिएगा नोन कंसंट्रेशन, और टाइट्रेंड यानी TITRANT, जहाँ लास्ट में T लगा है वो नोन कंसंट्रेशन है, और टाइट्रेंड जहाँ D लगा है वो अननोन कंसंट्रेशन है। अब आप समझिए नोन कंसंट्रेशन क्या होता है, अननोन कंसंट्रेशन सोल्यूशन क्या होता है। नॉन कंसंट्रेशन सोल्यूशन मतलब होता है द नोन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू मेक नोन सोल्यूशन। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि
कितना सल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिजोल्व हुआ है, उसे बोलेंगे नोन कंसंट्रेशन। और उसी के हेल्प से हम टाइट्रेशन करा करके अननोन कंसंट्रेशन का जो आपका सोल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ पता कर लेंगे। यानी यहाँ पर आपको ये नहीं पता होगा कि कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिफाइन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो ये मैंने मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में न्यूमेरिकल्स भी लगवा रखे हैं, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत देखते हैं। मोलैरिटी में बेसिकली क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि जो सल्यूट का मोल कितना है, यानी हाउ मच मोल्स ऑफ सल्यूट डिजोल्व इन अ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, या अगर ml है तो इंटू 1000 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला यहाँ पे देखिए ये लिखा ही हुआ है, यानी मोल्स ऑफ सल्यूट। मोल्स ऑफ सल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। सपोज करिए यहाँ पे NaOH है, सबसे एक सिंपल सा ले लें NaOH, ठीक है। ये दिया हुआ है 40 ग्राम, 40 ग्राम, तो मोल कितना होगा इसका, मोल हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो वेट कितना दिया 40 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट भी निकालेंगे तो ये भी 40 ग्राम आता है। Na का कितना हो जाएगा 23, ऑक्सीजन का हो गया 16 प्लस 1, 23 प्लस 16 प्लस 1, इसको आप जोड़ लेंगे तो 40, यानी 40/40 कितना हो गया, दैट इज 1 मोल, ठीक है। तो कभी भी आपका अगर जो गिवन वेट है वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 मोल, यानी कि उस कंडीशन में क्या होगा, मोल क्या होती है, यूनिटी होती है, यानी गिवन मास इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास, तो वहाँ पे मोल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी में ये होता है कि जस्ट आप जो देख रहे हैं यहाँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज़। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होता है या ml होगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg होगा या ग्राम होगा, तो जस्ट ये वेरिएशन है। अगर आप नॉर्मेलिटी में जाएंगे तो नॉर्मेलिटी में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोल्स ऑफ सल्यूट है, ये क्या हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, और नीचे क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही रहेगा किसमें, लीटर में, ठीक है। लीटर में जाएगा तो एज इट इज, या ml में हुआ तो इंटू 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, यहाँ वॉल्यूम से क्या होता है, रिएक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ टाइट्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे हम एक नॉन कंसंट्रेशन लेते हैं, एक अननोन कंसंट्रेशन लेते हैं, एक को हम ब्यूरेट में फिल करते हैं, एक को हम कोनिकल फ्लास्क में फिल करते हैं, और जैसी रिएक्शन होती है, जैसी एनालिसिस करनी होती है, उस टाइप का इंडिकेटर लेते हैं। तो नोन वॉल्यूम को हम क्या अननोन वॉल्यूम से क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं या रिएक्ट करते हैं, एंड देन बाय अप्लाइंग फार्मूला N1V1 इक्वल टू N2V2 हम क्या करते हैं, अननोन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग कलर इन इंडिकेटर। यानी इंडिकेटर क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है जैसे ही कंसंट्रेशन चेंज होगी, यानी कोनिकल फ्लास्क का जो कंटेंट है उसके हिसाब से एक कलर होगा, और जैसे ही ब्यूरेट के कंटेंट का या ब्यूरेट के सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम से रेट किया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। नेक्स्ट आइए, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। यहाँ क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी है, और क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी है। तो एक एनालिसिस ऐसी होती है जो क्वांटिटेटिव होती है, यानी संख्यात्मक होती है, और एक एनालिसिस ऐसी होती है जो क्वालिटेटिव होती है, जहाँ पर हम क्वालिटी ऑफ सैंपल देखते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ नंबर एंड देयर कंपोजिशन, यानी जहाँ पर कोई संख्या का डिस्कशन हो कि इतने परसेंटेज में, या इसकी नॉर्मेलिटी इतनी है, इसकी मोलैरिटी इतनी है, इसकी कंसंट्रेशन इतनी है, ये कोई भी हम इन द फॉर्म ऑफ फिगर हम अगर फाइंड आउट करते हैं। सपोज है कोई सोल्यूशन ही है, हमने बोला कि इतने ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन इतना अमाउंट ऑफ वाटर, तो यहाँ पे हम ग्राम वैल्यू बता रहे हैं, तो ये कैसी एनालिसिस हो गई, या हम जो नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं या मोलैरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, ये सारी क्या हैं, ये सब क्वांटिटेटिव एनालिसिस हैं, जिनका हम जनरली क्या करते हैं, स्टडी करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। क्वालिटेटिव में क्या होता है, वहाँ पे आपको नंबर्स नहीं बताएगा, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ सैंपल, गुड बैड, बोल सकते हैं क्वालिटी ऑफ एयर क्या है, या गुड क्वालिटी है बैड क्वालिटी है, यानी नेचर वहाँ पता चलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको कंसंट्रेशन या पर्टिकुलर अमाउंट नहीं पता रहेगा। तो स्टडी ऑफ नेचर एंड क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सैंपल। जस्ट लाइक आप एयर की बात करें एग्जांपल में, या आप क्वालिटी टेस्ट आप किसी
मेडिकल कंडीशन में देखें, अगर सपोज़ करिए कि अगर कोई बोलता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है या हाई बीपी है, तो वो आपकी क्या करेगा, एक आपकी अपीयरेंस से पता करेगा कि आपका अगर हार्ट बीट बढ़ा है या आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है तो लगेगा कि हाँ, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा है। लेकिन ये तो क्वालिटेटिव हो गया, आपने देख के बता दिया कि पर्टिकुलर इंसान को ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए क्या करना होगा, उसका ब्लड प्रेशर मेज़र करना होगा। तो एक स्टैंडर्ड रीडिंग होती है 120/80 mmHg, ये प्रेशर होता है। तो अगर इससे बढ़ा हुआ प्रेशर होगा तो उसे बोलेंगे हाई बीपी, इससे कम हुआ प्रेशर है तो लो बीपी। या क्वालिटी ऑफ एयर की यहाँ बात हो रही है, अगर हम बोलें कि विलेज में या आपका अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में आप क्वालिटी ऑफ एयर क्या है, तो आप वैसे बता सकते हैं कि पेड़ पौधे ज़्यादा हैं गाँव में या रूरल एरिया में, तो वहाँ क्वालिटी ऑफ एयर अच्छी होगी। अर्बन एरिया में क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, मोटर व्हीकल्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ क्वालिटी ऑफ एयर अच्छी नहीं होगी। तो ये तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गई। लेकिन अगर क्वांटिटेटिवली हमको एनालाइज करना होगा तो हमें ईच फ्रैक्शन को हमें मॉनिटर करना होगा कि ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है, नाइट्रोजन का कंटेंट कितना है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है। तो ये आप इन द फॉर्म ऑफ नंबर या इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज बताएंगे, तो उससे हम कंपेयर कर पाएंगे, हाँ लेवल ऑफ ऑक्सीजन अच्छा है तो मतलब क्वालिटी ऑफ एयर अच्छी है। तो यही डिफरेंस है आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पोर्शन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी व्हेन 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं 2 मार्क्स में, जनरली क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपको फॉर्मूला लगाना है। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए आप मोल कैलकुलेट कर लीजिए और नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट। अब चूंकि यहाँ पे NaOH है तो इसकी जो OH रिलीजिंग कैपेसिटी है वो 1 है। तो जब भी OH रिलीजिंग कैपेसिटी या प्रोटॉन रिलीजिंग कैपेसिटी H+ 1 होती है तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के बराबर होता है या ग्राम इक्विवेलेंट मोल के बराबर होगा। तो मोल बराबर क्या होता है, मोल इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। तो गिवन वेट कितना कितना रहेगा, गिवन वेट है 4 ग्राम, तो हमने यहाँ लिख दिया 4 ग्राम। अभी मॉलिक्यूलर वेट आपके सामने हमने निकाला था, कितना आया था 40। तो 4/40 कितना हो गया, दैट इज़ 1/10, और 1/10 मतलब कितना हो गया 0.1। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में रख दीजिए। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया मोलैरिटी का, मोल्स, यानी कितना हो गया 0.1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है 500, ये हो गया 500 इंटू 1000। तो 500 से 1000 कटा, ये हो गया 2 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 0.2, ये हो गया 0.2 मोलर, 0.2 मोलर। तो ये मोलैरिटी आपकी आ गई 0.2 मोलर। और सिमिलरली आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वहाँ पे आप क्या रखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है इक्विवेलेंट वेट दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एन क्या होगा, एसिडिटी या बेसिसिटी ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो बेस की एसिडिटी निकालते हैं, यानी जब बेस NaOH है तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, सपोज करिए एक OH आयन दे सकता है, तो एक OH आयन देगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इस केस में क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा। तो ये अगर मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आ गया तो यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी भी आएगी वो कितनी आएगी 0.2 नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो मोल है, इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो गया, इस वजह से ग्राम इक्विवेलेंट भी किसके बराबर हो गया, मोल के बराबर हो गया। तो ग्राम इक्विवेलेंट और मोल जब बराबर हो गए तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट है डिफाइन नॉर्मेलिटी एंड हाउ विल यू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन फॉर 100 ml। तो नॉर्मेलिटी मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, व्हाट इज नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे मोल नहीं होगा, क्या होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन या 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन कैसे बनेगा, यानी कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड होगा टू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन। तो नॉर्मलिटी से ही फॉर्मूले को आप जब इधर उधर करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा W/NaV/1000। इसको आप डायरेक्टली अप्लाई करिए। नॉर्मलिटी कितनी है 0.1, इतना आपको बनाना है। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 40, अभी जस्ट मैंने बताया कि मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा 40। कितना ml बनाना है 100 का, और नीचे क्या है 1000। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 0 0 कट गया, ये 0, 3 0 ऊपर 3 0 नीचे कट गया, तो 4 इंटू 0.1, 4 इंटू 0.1 मतलब 0.4 ग्राम, डायरेक्टली आप निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी का, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू
वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यानी ये हो गया एन इक्वल्स टू डब्ल्यू ई वी, ये ई नीचे लाएगा ई वी इंटू 1000। तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, डब्ल्यू बराबर होगा ये ई वी इधर चला जाएगा तो ये हो गया एन ई वी, क्या हो गया एन ई वी ये, और ये 1000 इसके नीचे आ गया, ये हो गया 1000। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया एन ई वी बाई 1000। अब नेक्स्ट आइए, व्हाट इज मेंट बाई 0.1 नॉर्मल एनएच। अगर आपको कोई कंसंट्रेशन दे रखा है, आप सब 0.1 छोड़िए, आपको पूछे व्हाट इज 1 नॉर्मल एनएच, तो आप बोलोगे 1 नॉर्मल एनएच मीन्स आप डब्ल्यू इक्वल्स टू एन ए वी बाई 1000 लगा लोगे। ठीक है, फिर उसमें जितना वेट आएगा, सपोज एन आपने रख लिया 1 और उसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 40, और 1 लीटर के लिए तो 1000, तो 1000 कट गया, तो 40 इंटू 1 यानी 40 ग्राम। जब भी 40 ग्राम एनएच डिजॉल्व होगा आपका 1000 ml या 1 लीटर सोल्यूशन में, ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन में अगर आपका 40 ग्राम एनएच प्रेजेंट है तो इसे बोलेंगे 1 नॉर्मल एनएच। तो 0.1 नॉर्मल क्या हो जाएगा, इंटू 0.1 हो जाएगा, तो 40 इंटू 0.1 कितना हो गया आपका 4 ग्राम, यानी कि जब व्हेन 4 ग्राम ऑफ एनएच डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन देन इट इज कॉल्ड 0.1 नॉर्मल एनएच। ठीक है, तो कुल मिला के आपको करना क्या है कि डब्ल्यू इक्वल्स टू एन ई वी बाई 1000 लगा देना है। तो जो भी आपको नॉर्मलिटी पूछ रहा है आप उसकी वैल्यू रख दीजिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड रख दीजिए, कितने वॉल्यूम में बनाना है वो रख दीजिए, डिवाइडेड बाई 1000। इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना अमाउंट आएगा वो अमाउंट उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में डिजॉल्व करना है और आपका हो जाएगा ये उतने नॉर्मल सोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज डिफाइन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो मोलैलिटी तो अभी हमने देखा, मोलैलिटी क्या था, द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी वहाँ पे आपका वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे क्या होगा वेट होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। और मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, ये रेशियो है द गिवन मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन द टोटल मोल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। सपोज करिए कि दो कंपोनेंट ए और बी है, ठीक है, अगर आप मोल फ्रैक्शन ए आपको कैलकुलेट करना है तो आप बताएंगे मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल, यानी मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। और अगर आपको मोल फ्रैक्शन बी निकालना है तो आप लिखेंगे मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल, यानी मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, यानी जिस कंपोनेंट की एनालिसिस करनी है वो ऊपर रहेगा और डिवाइडेड बाई टोटल मोल कंपोनेंट, सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं सबका सम रहेगा। इन्हीं की रेशियो को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन है व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है, ये आपका नोन कंसंट्रेशन है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स आर दोज सॉल्यूशन या दोज कंसंट्रेशन हुज दो सोल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज नोन। मीन्स आप बोल सकते हैं द नोन अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म नोन कंसंट्रेशन एंड देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड। और प्राइमरी स्टैंडर्ड की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होगा, जहाँ पे कंसंट्रेशन नोन नहीं होगी। तो ये बेसिस द डिफरेंस है प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड में। तो वहाँ हम बोल सकते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड में नोन अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, whereas in secondary standard unknown amount of solute dissolved in a known amount of solvent. Give the example of primary standard and secondary standard. तो primary standard में आप ऑक्सैलिक एसिड KCl या आगे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में KMnO4 K2CR2O7 ये सब आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है, जैसे कि आपके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं फर्स्ट ग्रुप के या सेकेंड ग्रुप के, HCl हो गया NaOH हो गया, ये सब आपके सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं जनरली। नेक्स्ट आपका व्हाट इज एरर। एरर बेसिकली क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एवरेज मेजर्ड वैल्यू, यानी कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है और दूसरा क्या है जो आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। सपोज करिए एक ब्यूरेट है वो 50 ml का है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं कि उसको उससे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से आप 50 ml उसको मेज़र करके ब्यूरेट में डाल रहे हैं और देख रहे हैं कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ब्यूरेट की 50 ml आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू क्या हो गया, वो 50 हो गया।
एवरेज वैल्यू क्या होगी, सपोज करिए एक बार आया 49, एक बार आया 48 और एक बार आया 47, अलग अलग डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तो आप क्या करेंगे, 47, 48, 49 का एवरेज ले लेंगे और वो एवरेज जो भी आएगा, सपोज करिए कि 48 ही आ गया मिड वैल्यू 48, तो 48 हो गया आपका एवरेज मेजर्ड वैल्यू, और जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू क्या थी वो 50 थी। तो यहाँ पे एरर कितने का हो गया, 50, यानी ट्रू वैल्यू और एवरेज मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस, यानी 50 और 48 का डिफरेंस वो कितना हो गया, 2 ml हो गया। तो ये हो गया आपका एरर। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, यानी जितना डिग्री ऑफ एग्रीमेंट होगा, यानी जो ट्रू वैल्यू है, जो एवरेज मेजर्ड वैल्यू है, वो अगर कम होगी, यानी डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा तब तो एरर होगा, ज़्यादा एरर होगा, और डिफरेंस अगर कम होगा तो वो क्या होगा, एक्यूरेसी होगी, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। तो जितना डिफरेंस कम होगा एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी। तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका एरर होता है, ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके एक्यूरेसी का। ठीक है, एरर है, अगर एरर ज़्यादा होगा तो एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। अगर एक्यूरेसी ज़्यादा है तो एरर क्या होगा, ये कम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं व्हाट इज प्रिसिशन। हाँ, प्रिसिशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन सेवरल मेजर्ड वैल्यू ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ सेम सैंपल बाय सेम मेथड, यानी किसी आप सेट ऑफ कंडीशंस में आपने सेम एक्सपेरिमेंटेशन को सेम टाइम में सेम पर्टिकुलर उस पे एनवायरनमेंट में अगर आपने परफॉर्म किया हुआ है, तो जो डिफरेंट रीडिंग्स आती हैं जिनका हम एवरेज लेते हैं, तो उनके बीच का भी जो डिफरेंस है वो लगभग क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। तो इसे बोलेंगे प्रिसाइज्ड वैल्यू। सपोज कि एक बार आपने रीडिंग ली तो वो आया आपका 10, दूसरी बार आपने रीडिंग ली तो वो आ गया 9.9, तीसरी बार आपने रीडिंग ली वो आ गया 10.1 या 10 भी आ सकता है। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत कम है, तो ये रिजल्ट कैसा होगा, प्रिसाइज्ड होगा। तो इसे बोलेंगे अब द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, यानी कि जो रीडिंग्स आ रही हैं वो उनके बीच की जो क्लोजनेस है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर सपोज करिए कि 10 और भी तरीके से आ सकता है। सपोज करिए आपने एक बार लिया, एक बार रीडिंग आई आपकी 5 आई, एक बार 10 आई, एक बार 15 आई, तो यहाँ डिग्री ऑफ क्लोजनेस नहीं है, क्योंकि 5 और 10 के बीच में वैल्यू ज़्यादा गैप है, 10 to 15 के बीच में भी गैप ज़्यादा है। आप एवरेज लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10 के आसपास आ जाएगा। तो ये आपका प्रिसिशन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो दो वैल्यूज़ थी, जो दो रीडिंग्स थी, उनके बीच का जो गैप है वो क्या ज़्यादा है। तो प्रिसिशन में क्या होता है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस होता है, क्योंकि दो वैल्यूज़ के बीच में कितनी क्लोजनेस है। व्हाट इज लिमिट टेस्ट? लिमिट टेस्ट have a semi-quantitative or qualitative test designed to identify the control small quantity which are लाइटली इम्प्योर, यानी यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं, या जो सैंपल होता है वो चेक करते हैं कि उस जो भी सपोज क्लोराइड टेस्ट आप कर रहे हैं, तो उसमें हमको ये देखना होता है कि हाँ पर्टिकुलर सैंपल में वो अमाउंट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, या कितनी अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी उसके अंदर प्रेजेंट है पर्टिकुलर सैंपल में। तो दैट इज कॉल्ड लिमिट टेस्ट। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट एरर, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि डिटर्मिनेट एरर वो एरर है जहाँ पे हमें पता है कि एरर हो कहाँ रही है, और इनडिटर्मिनेट एरर कैसी है, जहाँ पर हमें पता ही नहीं कि एरर हो कहाँ रहा है। तो डिटर्मिनेट एरर आर दोज एरर वेयर वी नो द एरर अकर एक्चुअली, यानी एरर हो कहाँ रही है। और इनडिटर्मिनेट एरर में क्या होगा कि वहाँ आपको पता ही नहीं होगा कि एरर कहाँ पे हुई है। तो अगर डिटर्मिनेट एरर में आपको पता है कि एरर कहाँ हुआ है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, इट कैन बी रिमूव इजली। लेकिन इनडिटर्मिनेट में क्या होगा, वहाँ पे आप इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए डिटर्मिनेट एरर को सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होता है स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो यहाँ पे पर्टिकुलर गलती हुई है, तो आप पीछे जाके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इनडिटर्मिनेट एरर क्या होता है, एक्सीडेंटल एरर होता है या रैंडम एरर होता है, यहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा एरर हुआ कहाँ पे, तो वहाँ पे रिमूव होना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर वो फिगर्स होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट करते हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस होती है। और जनरली सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो लास्ट नंबर होता है जहां आपको राउंड ऑफ करना है, वो पर्टिकुलर पॉइंट डाउटफुल होता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसका राउंड ऑफ करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे 101 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जनरली जो आपके 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, वो काउंटेबल होते हैं। लेकिन जो डाउटफुल कंडीशन 0 की होती है, 0 अगर इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर है तो वो सिग्निफिकेंट होगा,
जैसे आप देखिए यहाँ 101 है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3 हो गया। 101 जीरो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर इसको हम देखें 011, इस केस में आप देखेंगे यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, ये 2 आएगा। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में, इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर हम लिखें 110, ये राइट साइड में, तो भी ये सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यानी जीरो के केस में क्या है कि जीरो अगर एक्सट्रीम लेफ्ट में है तो वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होता है। अब सपोज करिए कि अगर ये लिखा है 1025, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है। आपको क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है अप टू 3, यानी कन्वर्ट करना है अप टू 3। तो आप देखेंगे कि ये आप 102 को मार्क कर लेंगे। अब जो लास्ट डिजिट 5 है, ये अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो जो लास्ट नंबर रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर का, इसमें क्या हो जाएगा, एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा +1, तो ये बन जाएगा 103। ठीक है, लेकिन अगर ये 5 की जगह क्या होता, ये 4 होता, तब आंसर कितना होता, तब आंसर होता 102। तो हमको ये देखना है, जहाँ तक हमको उसको सिग्निफिकेंट लेना है, उसके बाद का जो नंबर है वो 5 या 5 से अगर अधिक है तो लास्ट फिगर में एक का एडिशन हो जाएगा, इसे बोलता है राउंड ऑफ। नेक्स्ट है, डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी एंड अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी। तो ये 3 अलग अलग थ्योरीज हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले क्या था, आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस ने ये बोला कि एक्वस कंडीशन में कोई कंपाउंड अगर H+ आयन देगा तो वो एसिड होगा। वहीं पे अगर कोई कंपाउंड अगर OH- आयन रिलीज कर रहा है तो वो क्या होगा, बेस होगा। एग्जाम्पल सिंपल सा है, अगर एसिड का आप देखेंगे तो HCl, HNO3, H2SO4, ये सारे के सारे क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं। जबकि बेस में क्या होगा, आपके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। सपोज NaOH है या KOH है, ये अगर वाटर में जाएगा तो ये क्या रिलीज करेगा, OH- आयन। तो जो कंपाउंड H+ आयन देगा वो एसिड होगा, जो कंपाउंड OH- आयन देगा वो बेस होगा। तो नेक्स्ट थ्योरी आती है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी में ये बोला गया कि जो बेस हैं वो अगर हाइड्रोक्साइड्स हैं, OH- आयन दे सकते हैं, वही बेस आपके बेस कहलाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी बेस होते हैं जैसे लाइक अमोनिया, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने बोला कि कोई भी कंपाउंड अगर प्रोटॉन देता है यानी H+ आयन देता है वो एसिड होगा, और कोई कंपाउंड उस H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो क्या होगा, बेस होगा। जैसे आप HCl और अमोनिया की रिएक्शन देखें, ये HCl है और ये अमोनिया है, NH3। तो यहाँ पे HCl क्या करेगा, H+ आयन रिलीज कर देगा, किसको दे देगा, इसको दे देगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसने H+ दिया है तो ये हो गया Cl-, और उसने H+ एक्सेप्ट किया है तो ये हो गया अमोनियम आयन, NH4+। ठीक है, इस तरीके से। तो इसलिए ये H+ डोनर था, ये H+ क्या था, ये डोनर था, तो ये क्या हो गया, ये एसिड हो गया। ठीक है, और इसने H+ एक्सेप्ट किया है तो ये क्या हो गया, ये बेस हो गया। अब आइए लुईस थ्योरी पे आते हैं। आर्हेनियस थ्योरी हो गया, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी हो गया, नेक्स्ट वन इज लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जो भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो होगा बेस, यानी आप कॉन्सेप्ट यहाँ उल्टा है। H+ डोनर अभी तक एसिड होते थे क्योंकि वो क्या होते थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनर बेस होंगे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होंगे, वो एसिड होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो बेस है ये जनरली क्या है, सब पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, या अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। तो जहाँ भी लोन पेयर होगा वो डोनेट कर पाएगा, और डोनेट कर पाएगा तो वो कैसा एक्ट होगा, एज अ बेस। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर BF3, CO2, SO2, ये सब क्या करेंगे, ये एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए ये एक्ट होते हैं एज अ एसिड। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन आर द टाइट्रेशन वेयर द concentration of acid get reacted with the concentration of base in the presence of acid base indicator। यानी कि एसिड और बेस में से एक का कंसंट्रेशन नोन होगा, चाहे वो एसिड हो या बेस हो। सपोज करिए आप ऑक्जेलिक एसिड प्राइमरी स्टैंडर्ड है, तो उसका आप कंसंट्रेशन क्या होगा, नोन होगा। अब इसके प्रेजेंस में आप NaOH को क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, तो NaOH क्या हो गया, अननोन कंसंट्रेशन, तो NaOH को हमने ब्यूरेट में फिल कर लिया। ऑक्जेलिक एसिड आपने कहाँ लिया, कॉनिकल में लिया आपने 10 ml,
तो आपका वॉल्यूम भी मेजर्ड है और 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन है तो उसका कंसंट्रेशन भी मेजर्ड है। आप उसमें इंडिकेटर डालेंगे फिनोप्थिलीन 2 से 3 ड्रॉप। तो फिनोप्थिलीन जब एसिड में होगा तो वो कलरलेस रहेगा और जैसे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस का आएगा वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, पिंक की तरफ बढ़ने लगेगा। जैसे ही कलर सोल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा आपको मालूम चल जाएगा कि आपका क्या हुआ, टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है या रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। वहीं पे आप N1V1 इक्वल टू N2V2 फार्मूला लगाएंगे और NOH की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। कितने टाइप्स के एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होते हैं? तो बेसिकली 4 टाइप के आपके एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस एंड द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस। तो ये आप अलग अलग टाइप के एसिड और बेस लेंगे, इनको टाइट्रेट कराएंगे। जैसे अभी हमने देखा कि HCl और NOH की अगर टाइट्रेशन हो, या अभी हमने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में ऑक्सैलिक एसिड या NOH का डिस्कस किया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप यूज़ करेंगे, आप एसिड बेस यूज़ करेंगे और देखेंगे कि एसिड बेस इंडिकेटर के प्रेजेंस में कैसी टाइट्रेशन हो रही है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ आपकी होती हैं टाइप्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशंस की। इंडिकेटर इंडिकेटर भी बेसिकली आपके 3 टाइप के होते हैं। एसिडिक इंडिकेटर हैं, बेसिक इंडिकेटर है, न्यूट्रल इंडिकेटर है। एसिडिक इंडिकेटर आपके ऐसे होते हैं जो बेसिकली H+ आयन डोनेट करते हैं। तो एसिडिक इंडिकेटर जैसे कि आपका फिनोप्थिलीन हो गया, ये सब हो गया, या मिथाइल ऑरेंज आपका एक तरह से बेसिक इंडिकेटर हो गया। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे एसिड बेस इंडिकेटर के। अब एसिड बेस इंडिकेटर्स होते क्या हैं? बेसिकली एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये 2 डिफरेंट कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में और बेसिक कंडीशन में, बेसिक कंडीशन में अलग अलग कलर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन क्या करता है, बेसिकली एसिडिक कंडीशन में क्या करता है कि ये कलरलेस रहता है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से क्या रहता है, ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होता है, यानी H+ आयन रिलीज नहीं करता है। जबकि आपका जब ये बेसिक कंडीशन में होगा तो ये आयनाइज फॉर्म में होगा, वहाँ पे ये क्या करता है, H+ आयन रिलीज कर देता है। तो वहाँ पे जो पिंक कलर आता है वो उसके आयनाइज फॉर्म की वजह से आता है। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स बेसिकली होते हैं कि एसिडिक कंडीशन में एक कलर शो करें और बेसिक कंडीशन में दूसरा कलर शो करें। आप यहाँ एग्जांपल देखेंगे तो ये ओस्टवाल्ड थ्योरी के हिसाब से, अभी जो मैंने आपको पहले बताया वो ओस्टवाल्ड थ्योरी के हिसाब से था और ये आपका क्विनोनाइट थ्योरी के हिसाब से है। तो क्विनोनाइट थ्योरी में बेसिकली होता है क्या है कि ये 2 आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बेंजोनाइट फॉर्म में और क्विनोनाइट फॉर्म में। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है फिनोप्थिलीन का जो पार्ट है ये कैसा है, ये बेंजोनाइट फॉर्म है, यानी ये एरोमेटिक ग्रुप है और यहाँ पे OH लगा है। जब क्विनोनाइट फॉर्म होगा तो ये जो डबल बॉन्ड है ये मूव कर जाएगा O की तरफ, तो ये क्विनोन फॉर्म हो गया। और ये स्ट्रक्चर में थोड़ा मॉडिफिकेशन है, यानी यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये जो 3 बॉन्ड थे ये एक बॉन्ड इसमें मूव करके कहाँ जाएगा, यानी ये अल्कोहलिक और कीटोनिक फॉर्म में क्या हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया। तो इसे बेसिकली हम लोग कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म भी बोलते हैं। यानी कि अगर ये बेंजोनाइट फॉर्म में है तो एक कलर शो करेगा और क्विनोनाइट फॉर्म में है तो दूसरा कलर शो होगा। सेम आप देखेंगे यहाँ मिथाइल ऑरेंज के केस में भी है। यहाँ देखिए ये बेंजोनाइट फॉर्म है, ठीक है, यहाँ सिंगल बॉन्ड N है। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा इस तरफ, तो ये हो गया डबल बॉन्ड, यानी ये जो फॉर्म आ गया ये क्विनोनाइट फॉर्म हो गया, जबकि ये जो फॉर्म था ये बेंजोनाइट फॉर्म था। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस, फर्स्ट 25 क्वेश्चंस। अब हम आगे के 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो ये रहा आपका 1 to 25 क्वेश्चंस। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट 26 to 50 क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।